स्वागत है आपका आपकी सबसे प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्त रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। कहते हैं कि रास्ता भी जानता हूं चलना भी जानता हूं, रास्ता भी जानता हूं चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं। मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मोम ना समझो मैं झट से पिघल जाऊंगा, मुझे मोम ना समझो मैं झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूं डूबकर निकलना भी जानता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th के मॉडल पेपर की, जो कि आपको इस बोर्ड पे दिख पा रहा होगा। विज्ञान का क्लास 10 का मॉडल पेपर दिया हुआ है और यहाँ लिखा है मॉडल पेपर 2024 अभ्यास हेतु। और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ आपको लाइव पढ़ाने के लिए। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ। कोशिश जारी है क्योंकि आपके यहाँ व्यवस्थाएं उस तरह की है नहीं कि मैं आपको वाईफाई की व्यवस्था कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थित यहाँ रहती पाई जाती तो मैं आपको लाइव पढ़ाने का कार्य करता, क्योंकि एमबी बहुत लेता है जो है इस वीडियो को चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, मैं इतना आपके लिए प्रयास करता हूँ, इतना मैं रात रात को जाग के, इस समय 2 बज रहे हैं, 2:10 हो रहा है, मैं दोस्तों केवल आपके लिए इतना जो है सुबह उठ के 12 बजे 1 बजे उठ के नहा के धो के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं, मैं बस केवल मेरा एक मकसद है, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए मेरे बच्चे हैं क्लास 10th के या 12th के, वह कम से कम एक बेहतरीन अच्छे मार्क्स को लाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी। तो इसके लिए दोस्तों मेरे चैनल को केवल आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, और यदि अच्छा लगे और बेहतर कॉन्सेप्ट अगर देने का मैं कार्य कर रहा हूं तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम चर्चाएं करते हैं आपके इस साइंस के बेहतरीन टॉपिक की। और जो आपका टॉपिक है इसमें आपको पता होगा आपके बोर्ड के एग्जाम में 20 OMR क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं का चर्चा करूंगा जिनमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के इसमें दिए गए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैं एक एक करके क्रम वाइज हम सारे क्वेश्चनों को आपको बताते हुए लगाते हुए चलेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक ना। चलिए, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका सवाल नंबर 1 यहाँ दिख रहा है, लिखा है खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। और यहाँ केवल आप मेहनत से केवल थोड़ा सा अगर अच्छे से देख लें, अच्छे से मेरे वीडियो को अगर समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला बड़ी आसानी से आप कर जाएंगे। ठीक, 30 नंबर विद्यालय से, 20 नंबर यहाँ, 30 20 50 ऑलरेडी हो गया, यानी 250 नंबर हर एक सब्जेक्ट में आसानी से आ सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान से मेहनत करते हैं तब, ठीक ना। चलिए, अब देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपका पहला दिया हुआ है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो कह रहा है सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके विद्युत धारा एक चैप्टर है साइंस में का, उसमें का दिया हुआ ये सवाल है। बहुत छोटा सा सवाल है, प्यारा सा। इसके लिए एक छोटा सा, आप जानते होंगे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साइमन ओम। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उन्होंने एक फार्मूला, एक परिभाषा को दिया हुआ था, उससे एक स्टेटमेंट मिला था, फार्मूला बना था कि V बराबर होता है I/R के, यानी जो विभवांतर होता है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने बताया था साइमन ओम ने। तो इससे फार्मूला बना था V बराबर I/R। अब यहाँ देख पा रहे हैं लिखा है 1.5 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो क्या बताएंगे आप कि सर V हमको दिया है 1 दशमलव कितना मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 वोल्ट। इसके बाद लिखा है आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दिया है R बराबर कितना आपको 3 ओम। तो अब पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा कि धारा का अधिकतम मान, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपसे I पूछ रहा है, सिंपल एकदम। तो फॉर्मूला आएंगे V बराबर I/R के। तो V आपको कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों 1.5, और I कितना है, सब I पता नहीं लेकिन R दिया है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, R आपके पास 3 है। तो अब यहाँ 1.5 और बटा में क्या, यहाँ लिखते हैं आप 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना I। अब 1.5 में 3 से भाग देंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो यहाँ लिख सकते हैं आप 15 बटा में,
दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो यानी 15/30 इक्वल टू एक आई के यानी 15 दूना के 30 1/2 यानी आपका मेरे प्यारे बच्चों आएगा 0.5। ऑप्शन देखिए, पहला 1.5 होगा नहीं, दूसरा सीधे दिया आपका 0.5 यानी ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा आपका सही होगा। ठीक ना। चलिए एकदम आसान सवाल था, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते हैं कहीं ना कहीं तो कमजोर से कमजोर या जो है अच्छा से अच्छा छात्र इस चीज को अच्छे से समझ सकता है। ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले वाले क्वेश्चन में दिया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो कह रहा है इसकी क्षमता क्या होगी। मैं बच्चों आपको समझा दूं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दो लेंस होते हैं जिनकी सहायता से हम नजदीक की या दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ये लेंस हमारे आंख के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, या हमारे दैनिक जीवन के लिए एक प्रकार से अच्छा हमारे लिए हेल्पफुल यानी सहायता प्रदान करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सवाल की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। हालांकि कहीं अंदर आता है जिक्र करने की बात तो मैं 100% करूंगा वहां पे। फिलहाल में आपकी जो है कम समय में यहाँ ट्रिपिकल क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूं तो आप थोड़ा दिमाग बैठाएंगे कि अगर अवतल दर्पण है यानी इसका अर्थ है कि आप क्या लिखेंगे कि हमारा अवतल दर्पण में फोकस माइनस में होता है जबकि उत्तल दर्पण में प्लस में। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे देखें लिखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 है, यानी एफ दिया है आपको कितना मेरे प्यारे बच्चों, दिया तो 5 है लेकिन लिखेंगे -5 मीटर। ये कौन सा दर्पण है, अवतल। 5 मीटर है तो कह रहा है इसकी क्षमता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। अवतल उत्तल चैप्टर में पढ़े होंगे आप, फार्मूला होता है P = 1/f, यानी लेंस की क्षमता फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी फोकस जितना छोटा है एक दूसरे के, अगर फोकस बड़ा है तो इसका मान छोटा आएगा, अगर ये बड़ा है तो इसका मान छोटा आएगा। यानी P = 1/f, आराम से धैर्यता से रखेंगे, लिखेंगे P = 1/f का अर्थ है माइनस कितना 5, और जब एक में 5 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा -0 कितना आपका 2, और विद्युत दिया आपका जो है नाम या लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता के मेरे प्यारे बच्चों मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, और डायोप्टर को कोड भाषा में प्रदर्शित करते हैं डी से। तो ऑप्शन देख पा रहे पहला आपका दिया 0.2, ये आपका दिया तो है 0.2 लेकिन प्लस में, तो कहीं ना कहीं अगर अवतल रहता तो ये ऑप्शन सही होता। ठीक ना। चलिए बी दिया -0.2 यानी यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है, -0.2 आपका डायोप्टर। चलिए फॉर्मूले केवल याद रखते हैं तो सवाल कोई भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रिपिकल क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा भी गलती करेंगे तुरंत 1 नंबर जाएगा। बट अति लघु त्रिलघुत्तरीय में आधा नंबर, 2 नंबर का है तो 1.5 नंबर 1 नंबर मिल सकता है, लेकिन ट्रिपिकल क्वेश्चन में गलती करते हैं सीधे 1 नंबर जाएगा, सीधे जाएगा। इसलिए आप जो है बूझने की तरह नहीं, एकदम सोच समझ के जो भी ऑप्शन मारेंगे एक बार भले न आ रहा थोड़ा समय दीजिए, सोचिए, इसके बाद ऑप्शन को आराम से मारने का काम करेंगे आप। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। कह रहा है आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है, कह रहा है कि जो 0.7 वोल्ट V मींस वोल्ट होगा, यानी आपको V दिया है कितना 0.75 मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट दिया है, 0.75 वोल्ट है, और 100 मेगा एम्पियर का कार्य करता है। यानी एम्पियर का अर्थ है आपको आई दिया है, आई बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों 100 मेगा आपका एम्पियर। क्लियर। तो यहाँ मेगा को बदला जा सकता है, लेकिन मेगा में देखिए आंसर सारे मेगा में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मेगा को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब कह रहा है इसकी क्या ज्ञात कीजिए शक्ति। मेरे प्यारे बच्चों आपकी जानकारी में बता दूं P बराबर होता है आपका V इंटू आई, यानी P बराबर V इंटू यानी शक्ति बराबर वोल्ट गुणे विद्युत धारा, वोल्ट गुणे विद्युत धारा। तो P बराबर लिखेंगे आप आराम से P = 0.75 और गुणे धारा कितनी मेरे प्यारे बच्चों 100 एम्पियर मेगा एम्पियर। अब यहां से P = अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 75, दशमलव हटाएंगे 2 अंक लगाया तो नीचे 2 आपके पास 0, और मेरे प्यारे बच्चों गुणे आपका जाएगा 100, ये 100 से 100 कैंसिल, यानी P बराबर कितना आएगा आपका 75। ठीक।
अब ये P बराबर आ गया 75 शक्ति का ये P है। अब ये ऑप्शन दिया है 75 मेगावाट, 100 मेगावाट, 0.75 मेगावाट, 7.5 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा कि 75 मेगावाट, ये करेक्ट आंसर है। 75 मेगावाट की शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, कार्य का मात्रक जूल, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये सारे मात्रक अलग अलग जो दिए गए राशियों के अलग अलग हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया चौथा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश का वेग, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश के अंदर क्वालिटी होती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन दूसरी वस्तु को देखने में सहायक होता है, प्रकाश के अंदर और क्वालिटी होती है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 400 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। ये तमाम प्रकार की प्रकाश की माध्यम के एक प्रकार के गुण है। और प्रकाश के जितने भी गुण हैं उनमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक और गुण पे आता है कि प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल से चलता है। यानी पानी में किसी और चाल से चलेगा, वायु में किसी और चाल से चलेगा, जल में किसी सामान्य आपके निर्वात में किसी और चाल से चलेगा, किसी ठोस के अंदर जा रहा है तो किसी और चाल से चलेगा, हल्का फुल्का है तो याद दिया है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। पहला दिया है वायु में, दूसरा दिया है जल में, तीसरा दिया है कांच में और चौथा दिया है निर्वात में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही होगा, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल लगभग होती ठीक ठाक है, लेकिन जो निर्वात में होती है, निर्वात का अर्थ है जहां हवा पानी न हो। अब हवा पानी न होने का मतलब कि हवा में कण होंगे और कणों से प्रकाश टकराता है तो थोड़ी सी उसकी चाल बदल जाती है, यानी धीमी हो जाता है। बट यहाँ पे निर्वात में कुछ भी होता ही नहीं है, हवा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए कह सकते हैं आप कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। अब आते हैं सवाल नंबर आपके 5 पे। कह रहा समतल दर्पण की फोकस दूरी। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 100% आपको पता होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात कर लेंगे तो उसकी फोकस दूरी पता ही नहीं होती है कहाँ होती है, क्योंकि अवतल उत्तल में पता होता है कि दाएं या बाएं होता है, लेकिन समतल में बनता है फोकस लेकिन बहुत दूर बनता है। अब समतल में फोकस दूरी बहुत दूर बनने का अर्थ है, उसको मैथ की भाषा में या साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है किसी समतल दर्पण में। चलिए आगे आता है, लिखा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप पढ़े होंगे प्रिज्म वाले चैप्टर में कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो हल्का फुल्का काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला अंतरिक्ष में दिखाई देता है। अब कह रहा है सवाल नंबर 7, कह रहा है एक माइक्रो ओम का मान, सिंपल माइक्रो मीन्स म्यू, म्यू का अर्थ है 10⁻⁶, 10⁻⁶। तो बताएंगे एक माइक्रो ओम का मान जो होता है वह मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, लिखा है 10⁻⁶ ओम। कितना है? 10⁻⁶ ओम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये रहे आपके इस पास 7 सवाल। अब इसके बाद अगले सवाल की मैं चर्चा करता हूं और इसके बाद अगला आपका सवाल है 7 के बाद 8वां मेरे प्यारे बच्चों। और 8वें सवाल को देखते हैं कि आपका 8वां सवाल क्या दिया हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8वां सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर समझाने और बताने की आपको कोशिश करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी केवल आपके पास 7 सवाल जो दिए गए थे, ये मेरे प्यारे बच्चों 7 सवाल आप लोग के दिए गए फिजिक्स के थे। लेकिन अब मैं यहाँ जो दिखा रहा हूं आपको, ये सवाल आपके जितने भी दिए हुए हैं सारे के सारे सवाल मेरे प्यारे बच्चों ये केमिस्ट्री से आ गए। किससे आ गए? केमिस्ट्री से। ये आप देख पा रहे होंगे, अगर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों दिख नहीं रहा होगा तो मैं आवाज बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। लिखा है कि जब समान लिखा है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड, मेरे प्यारे बच्चों सामान्य समूह बहुत सारे होते हैं, जैसे दिया है इसमें एल्डिहाइड समूह।
एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, नाइट्रो होता है, एक क्लोरो होता है, ब्रोमो आयोडो होता है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक मैंने बताया आपको। ऐसे तमाम प्रकार के दिए गए सामान्य श्रेणी या समूह होते हैं जिनमें यह नाम दिया है क्या आपका एल्डिहाइड। और जो ये एल्डिहाइड लिखा है, एल्डिहाइड के नाम में जो एल्केन का नाम होता है उसमें एल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एल। एल, एल्डिहाइड से एल जोड़ते हैं। अब एल का अर्थ क्या है? करा मेथेनॉल। नाल का अर्थ है कि आल जोड़ना, और आल जोड़ते हैं एल्कोहल में। और एल्कोहल में फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों आता है OH। क्या आता है? OH। यानी ये मेथेनॉल का रहा है, यानी मेथेनॉल का अर्थ है कि मेथेनॉल, यानी इसमें आल जोड़ेगा, और आल जोड़ने का मतलब ये एल्कोहल में आता है, ना कि हमारा एल्डिहाइड में। दूसरा ऑप्शन देखे तो लिखा है मेथेनल या मेथेनल। तो मैंने कहा एल्डिहाइड, एल जोड़ते हैं तो मेथ में एल जोड़ेंगे तो मेथेनल ही पड़ा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। तीसरा दिया एथेनॉल, आल जोड़ते हैं OH में आ गया। आपके पास लास्ट में दिया एथेन, और एथेन एक नॉर्मल फार्मूला है, सिंपल, कोई उसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपका ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों बी आपका सही होगा, और नाम दिया है मैथेनल, जिसे मैथेनेल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट दिया आप लोग का क्वेश्चन क्या करा? H2SO4। H2SO4 के जल विलयन का पीएच मान है। पीएच मान आप जानते हैं कि किसी भी अम्ल या क्षार में हाइड्रोजन सांद्रता की मात्रा जितनी होती है, कितनी होती है, इस चीज को बताता है हमारा क्या? पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपकी जानकारी लिए बता दूं, कह रहा है H2SO4, इसको हिंदी में कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। मेरे प्यारे बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछ रहा है पीएच मान। मैंने कहा सल्फ्यूरिक अम्ल, और जानते हैं आप इतनी तो बेसिक पता ही होगा कि अम्ल में 7 से नीचे है तो अम्ल, और 7 से ऊपर है तो क्षार। अब 7 से नीचे करा आपसे तो बताएंगे अम्ल की बात है, पहला करा 0। आप जानते हैं 0 हो नहीं सकता किसी अम्ल का मान, जब भी होगा तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। कह रहा है कि जो है 0 ऑप्शन नंबर 7 से कम। चौथा सी दिया 7 में उदासीन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 7 से अधिक, और 7 से अधिक क्षार का होता है। किसका होता है? क्षार का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बताएंगे कि H2SO4 के जल विलयन में पीएच मान जो होगा उसका वो होगा आपका 7 से कम। क्लियर? 7 भी नहीं होगा, 7 से अधिक भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं होगा। तो 0 से 7 के बीच में, जिसको अपन भाषा में कह रहा है 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अब आते हैं 10वां नंबर पे। करा निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है? यानी कि हाइड्रोजन विस्थापित करता है, यहाँ क्वेश्चन लेकिन है कि नहीं करता है। तो आप ध्यान से ऑप्शन मारेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर Fi के साथ किसी अम्ल को मिलाएंगे तो 100% हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जिंक के साथ किसी जो है अम्ल को मिलाएंगे वो निकालेगा। मैग्नीशियम के साथ तो 100 में 100% निकालेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है कि कॉपर के साथ कोई भी जो धातु है या हाइड्रोजन विस्थापित करने वाला नहीं है। चलिए अब आते हैं 11वां पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? आप जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन का अर्थ ये होता है कि केवल रंग रूप आकार में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी एक रूप से दूसरे रूप में जाए तो दूसरे रूप में पहले वाले रूप में परिवर्तित किया जा सके, ये कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। पहला ऑप्शन दिया जल के क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना। मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कि वाष्प से फिर जल बना लेंगे आप। अगला कह रहा है बर्फ का पिघलना। बर्फ आपका था ठोस से गया द्रव में, द्रव से फिर ठोस बना लेंगे आप, ये भी आपका एक भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन कह रहा है भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये दूसरा आप बताएंगे कि यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। तीसरा कह रहा है जल में लवण का घुलना। तो किसी जल में लवण को घोलेंगे तो फिर लवण को आप चाहेंगे तो किसी भी प्रोसेस से आप लवण को फिर से क्या कर सकते हैं, आप अलग कर सकते हैं और जल को अलग। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया, यानी कि 3 ऑप्शन अगर भौतिक परिवर्तन के हैं और यहाँ क्वेश्चन बोला है भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन चौथा होगा, कह रहा है एलपीजी का दहन, यानी वही लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक बार जल जाएगी
तो दोबारा वह फिर से उस गैस सिलेंडर में आने वाली नहीं है। इसलिए ऑप्शन आपका चौथा सही है। क्लियर। चलिए, अब दिया है कि शुद्ध जल का पीएच मान, हर कोई जानता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, न तो वह अम्लीय होगा और न तो क्षारीय होगा। क्लियर। चलिए, अब आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन लास्ट केमिस्ट्री में का। कह रहा है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी होता है। पहला नाम दिया आपका खाने वाला सोडा, फार्मूला होता है NaH आपका CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा। दूसरा दिया है नौसादर, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या आपका नौसादर, फार्मूला होता है NH4 आपका क्या NH4 ये आपका Cl। अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं नौसादर NH4Cl। खाने वाले सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसके बाद दिया धावन सोडा, और धावन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये सामान्य फार्मूला है किसका, आपके धावन सोडा का, कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये फार्मूला है धावन सोडा का। अब बात आती है फिटकरी की, तो जानते हैं K2SO4 लिखते हैं Al2SO4 का मेरे प्यारे बच्चों, Al2SO4 का थ्राइस इंटू लिखा जाता है 24H2O। और आप जानते भी होंगे कि दाढ़ी बनवाने जाते हैं हम लोग तो देखते हैं, अब तो तमाम प्रकार के क्रीम आ चुके हैं, लेकिन पहले अब भी कुछ लोग ऐसे जो सैलून में हेयर कटिंग करने वाले होते हैं कुछ यूज करते हैं, कहीं दाढ़ी बनाते वक्त कहीं पे आपका कट जाता है तो वो फिटकरी लगाने से आपके रक्त को रोक सकते हैं या रोकने का काम करते हैं। इसलिए आप ऐसे दिमाग में रखेंगे कि यहाँ जो फिटकरी है वही आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, जो आपके खून को रोकने का कार्य करती है। क्लियर। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, कि फार्मूले इनके थोड़ा जानते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा आप देख पा रहे होंगे। अब आ जाते हैं बायो में। बायो में पहला कह रहा है कि परागकोश में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए परागकोश क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो फूल का ऊपर वाला हिस्सा पहला भाग ऊपर दिखता है उसको सिंपल बोलते हैं परागकोश। ऑप्शन दिया है कि परागकोश में होता है, पहला ऑप्शन बादल, दूसरा अंडाशय, तीसरा परागकण और चौथा है बीजांड। आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, परागकोश में पाया जाता है परागकण, कि परागकोश के नाम से याद करेंगे कि पाया जाता है पराग क्या आपका कण। तो कोई पूछे परागकोश में क्या होता है तो बताएंगे परागकोश में पराग कण होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन कह रहा है पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य, जैसे हमारे शरीर में दो प्रकार की जो है समान नलिकाएं पाई जाती हैं, बोल सकते हैं आप लोग। एक आप लोग का धमनी, दूसरा शिरा। धमनी से शुद्ध खून बहता है जबकि शिरा से अशुद्ध खून ना। धमनी से शुद्ध खून और शिरा से अशुद्ध खून। तो उसी तरह पौधों में भी एक जो है भोजन को लेके जाने का काम और एक ऊपर से भोजन को लेके आने का काम। तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। मैंने इसका बेहतरीन ट्रिक सिखाया था। जाइलम का अर्थ होता है नीचे से ऊपर लेके जाना, जड़ से ऊपर उठाना, और फ्लोएम का अर्थ है कि ऊपर की पत्तियों से भोजन को, सूर्य के प्रकाश से मिलने वाले ऊर्जाओं को पौधों के जड़ों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ये दो नलिकाएं जो होती हैं, दो जो इसके काम कार्य करने वाले जो होते हैं, उनमें आपसे पूछ रहा है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो बताएंगे आप कि सर यह जल का संवहन करता है। नीचे से जड़ को उठा के पत्तियों को लेके जाता है, जिससे वाष्प उत्सर्जन की पौधों में प्रक्रियाएं होती हैं। तो क्या बताएंगे, जल का संवहन करना यानी ढोकर लेके जाना। क्लियर। ये काम होता है जाइलम का। अगला करा क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मस्तिष्क। क्योंकि किसी व्यक्ति अगर मस्तिष्क खराब हो जाए तो हर एक पार्ट बन सकता है, लेकिन मस्तिष्क खराब होने के बाद ये जल्दी बनने वाला नहीं है। क्लियर। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कहते हैं जो भी पुलिस की आप लोग जब भी चला करिए गाड़ी से तो हेलमेट लगा के चला करिए ना, क्योंकि दिमाग अगर बचा रहेगा तो हाथ गोड़ टूटेगा, उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं सुधर सकते हैं, लेकिन दिमाग में चोट लगे तो व्यक्ति की अचानक मृत्यु भी हो सकती है।
ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने का कार्य। सिंपल, सही बात है, सोचते तो ही है मस्तिष्क से। दूसरा कह रहा है शरीर को संतुलन बनाने में। जानते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का ही भाग है जो कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो संतुलन बनाने में कह रहा है हृदय स्पंदन, हृदय यानी स्पंदन का अर्थ है धड़कनों को कंट्रोल करने में, रोकने में, बढ़ाने में, इन सब में कार्य करता है कौन? आपका मस्तिष्क। कह रहा है कि सभी कार्य, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। बताएंगे कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सभी कार्यों को करने के लिए। चलिए, अगला सवाल नंबर आपका 17 जो देख पा रहे हो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर जो है बायो में एक है जनन कैसे होता है। उनमें दिया है कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के 5-6 भाग होते हैं, जैसे देता है आपका नाम विखंडन, खंडन, मुकुलन। इसके बाद देता है पुनः नाम आएगा आप लोग को कायिक जनन ना, कायिक जनन, पुनरुद्ध भवन। ये अनेक अलैंगिक जनन होने की प्रक्रियाएं हैं। उनमें याद दिया है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कह रहा है जो है पायरुवेट में पायरुवेट के विखंडन जब होते हैं, ये पायरुवेट जो टूटता है वह किस चीज में टूटता है? ऑप्शन जो है पहला कोशिका द्रव्य में, दूसरा दिया माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा दिया हरित लवक में और चौथा दिया है केंद्रक में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। बताएंगे आप कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा देता है और यह प्रोसेस जो होता है जिस स्थान पे, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? चलिए, अब ये ध्यान देंगे आप, इसका ऑप्शन सही होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 18, और यहाँ सवाल नंबर आपको 18 में दिख रहा होगा, लिखा है आपका क्वेश्चन कि बताइए यहां से सामान्य आप लोगों से कि मास्टर ग्रंथि, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन छूट गया 18वां, कह रहा है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कोष्ठों लिख के थोड़ा सा आपको भौकाल मार के डरवाया है। मैं आपकी जानकारी बता दूं, कोष्ठों को इंग्लिश में बोलते हैं चैम्बर। क्या बोलते हैं? चैम्बर। अब चैम्बर क्या होता है? चैम्बर का अर्थ है कि हमारे हृदय के कितने भाग होते हैं। तो आप जानते हैं कि एक होता है दायां अलिंद, दायां निलय, एक होता है बायां अलिंद और बायां निलय। उनमें लगे हुए वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। एक से ब्लड आता है और दूसरे से ब्लड जाता है, एक से ब्लड आता है दूसरे से ब्लड जाता है। तो इस तरह से टोटल कितने भाग हो गए? 4। दायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। दाएं से ब्लड आता है और फिर निलय से होके बाहर जाता है, फेफड़े में शुद्ध होता है, फिर फेफड़े से निकल के हमारे बाएं अलिंद में आता है, फिर बाएं निलय में जाके फिर हमारे ऊपर से उठ के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में हमारा ब्लड सर्कुलेशन करने का काम करता है। इसलिए कहते हैं कि हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, यानी ब्लड 2 बार आता है, एक बार आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। तो इस तरह से हमारे कितने हो गए? 4 तरह से या 4 प्रोसेस हो गए। और ये सब प्रक्रियाएं जो होती है हमारे शरीर के अंदर, वह हृदय के अंदर पाए जाने वाले कोष्ठकों में होता है, जिनकी संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है? 4। क्लियर? चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर 19 पे। करा मास्टर ग्रंथि है, आप लोग पढ़े होंगे ग्रंथियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो मास्टर ग्रंथि होती है वह होती है आपकी पीयूष ग्रंथि, जो कि कहां पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में। हमारे मस्तिष्क के पास पाई जाने वाली ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तमाम हार्मोन्स को एक्टिव करने का, निकालने का काम इनमें से, यह हमारे शरीर के भूख प्यास बहुत सी चीजों को कंट्रोल करने के लिए या उन्हें उत्तेजित करने के लिए यह एक प्रकार से उत्तरदायी मानी जाती है। इससे बताएंगे आप कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर 20 पर। कारा ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है। तो आप बताएंगे कि ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय जो होता है वह सामान्य आपका विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? ईस्ट में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा पाया जाता है। क्लियर?
तो ये आपके क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 20 OMR रहा है और मुझे उम्मीद होगी कि मेरा बताया हुआ हर एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को आप शेयर करना या जो है अपने दोस्तों से लाइक करवाना, सब्सक्राइब करवाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले इसके लघुत्तरी अति लघुत्तरी क्वेश्चनों की चर्चाएं हम अगले दिन करेंगे और उम्मीद है कि मेरा प्रयास काफी आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चलते हैं मुस्कुराते हुए, सर को झुकाते हुए। आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।